हेलो माय डियर वंस। आज मैं 10 कारणों के बारे में बात करने वाली हूँ जो शुरुआत में किसी इंसान के थॉट प्रोसेस पे उसके इमोशंस के जरिए बिहेवियर के जरिए रिफ्लेक्ट होते हैं। पर तब इंसान को ये नहीं पता होता कि वो इससे ओसीडी की साइकिल में भी फंस सकता है। वैसे तो ओसीडी के अलावा और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आज मैं ओसीडी के रेफरेंस में बात करूंगी। ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी ओसीडी में फंस चुके हैं और उनके लिए भी जो अभी बचे हुए हैं, ताकि वो कभी फंसे ही ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए, ओसीडी से जल्दी बाहर निकलने के लिए आपको ब्रेथ वर्क करना है, मेडिटेशन करना है। तो डॉक्टर की शिकायत है आपको जल्दी से डाउनलोड कर लो। चलो अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो एक कारण है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी तो है ही ना और सबके लिए है। तो कुछ लोग ओके होते हैं कि ठीक है, अनसर्टेनिटी के साथ हम ओके हैं। सो मे बी कुछ हमसे गलत हुआ है और नहीं भी हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। लेकिन कुछ लोग शुरू से ही हर चीज सर्टेन करना, 100% श्योर करना चाहते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, सब कुछ कितने अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनकी ये चीज़ बढ़ती चली जाती है और वो इसी पैटर्न को और मजबूत करते चले जाते हैं। अब ओसीडी भी आपसे सर्टेनिटी की तो डिमांड करता है ना। जैसे आपने सफाई की तो 100% श्योर होना चाहिए कि बिल्कुल क्लीन हो गया है। ऐसे ही कोई दरवाज़ा लॉक किया तो इसमें भी 100% श्योरिटी चाहिए कि प्रॉपर्ली लॉक हो गया है। कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को बंद किया तो उसमें भी बिल्कुल श्योरिटी चाहिए कि अच्छी तरीके से हो गया। आप कुछ लिख रहे हैं, कोई इंसान बाहर गया है तो 100% सेफ्टी कि वो सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो किसी भी काम में ओसीडी क्या कहता है, 100% तुम्हें श्योर होना है। जबकि 100% जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ओसीडी कहता है कि नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा से एश्योर करो अपने आप को, उस काम को रिपीट करो, उसे बहुत ही बारीकी से हाइपर विजिलेंट मोड में करो। और अगर जरा सा भी कहीं भी काम तुमसे बिगड़ रहा हो या कोई और बिगाड़ रहा हो तो फिर दोबारा से उसको करो, बिल्कुल परफेक्शन के लेवल को अचीव करो। क्योंकि 100% सर्टेनिटी चाहिए और वो आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे होते ना, आपको पुश किया जा रहा होता है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा होता है। तो ये जो इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये शुरुआत से ही आपको अपने अंदर, अगर आप अभी भी सब कुछ अपने साथ बैठकर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से कनेक्शन बिठा पाएंगे कि शुरू से ही आप अनसर्टेनिटी को लेकर बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। और इसलिए व्हाट इफ के लूप में फंस जाता है इंसान ना, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ऐसा हो गया, दरवाजा खुला रह गया, अगर ये गंदा हो गया, गंदगी फैल गई, कुछ भी, उस इंसान को बस डर लगता रहता है। उसके बेस में फियर होता है और वो हर चीज को सर्टेन करना चाहता है और इसीलिए उसके अंदर वरी की एक चेन बन जाती है। और ऐसे लोग हाइपोथेटिकल वरी, यानी कि जो प्योरली कल्पना के आधार पर ही चिंता होती है, उसके लूप में फंसते चले जाते हैं। तो हमें समझना है कि हमें अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। इट्स ओके। जब सामने आएगा तब देखेंगे क्या करना है। तो ये मंत्रा कि मे बी यस मे बी नो, तो आपको धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना होगा अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए। वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि अनसर्टेनिटी को कैसे फेस करें। उसमें जो टिप्स मैंने दी हुई हैं उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और है ओवरलोडेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग ना अपने आप को बहुत ही ओवर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उन लोगों की भी, उन चीज़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो उनके कैपेसिटी एरिया से बाहर है, उसके लिए उन्हें ऐसे कंडीशन किया गया है। जैसे घर का कोई अगर बड़ा बच्चा है
तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है, जैसे उसी की ज़िम्मेदारी है बाकी लोगों के जीवन को भी अच्छे से चलाने की। आपने ऐसे फैमिली में कोई लेडी देखी होगी जो बहुत ही ओवर रिस्पॉन्सिबल है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेना, अपने बॉडी को भी टॉर्चर कर कर, अपने माइंड को भी ओवरलोड कर कर, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेना। और उसकी वजह से वो कई बार सेल्फ ब्लेमिंग मोड में भी रहते हैं। कुछ गलती हो जाए या कुछ छूट जाए तो उससे बड़ा गिल्ट महसूस होना, और स्ट्रेस तो लगातार बना रहता ही है, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा ज़िम्मेदारी का बोझ उठाओगे और हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, तो डेफ़िनेटली आप स्ट्रेस तो बहुत महसूस करोगे ही। तो ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मेरी वज़ह से कुछ ना हो जाए। तो वो अपने आप के ऊपर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि चलो थोड़ी देर एक्स्ट्रा पूजा ही तो करनी है, लेकिन मेरे सारे घर वाले बिल्कुल सेफ रहेंगे। मतलब किसी भी सेंस में अपने आप को टॉर्चर करके, प्रेशराइज़ करके कुछ भी करना पड़े, बट सबकी सेफ्टी को इंश्योर करना है। सबके लिए अच्छा-अच्छा होना चाहिए। तो जिन भी लोगों में ये ओवरलोडेड, ओवर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो भी लोग ओसीडी के लूप में फँस जाते हैं। अलग-अलग थीम्स अटैक करती हैं लोगों के ऊपर। इसी तरीके से फ़ियर ऑफ इंटरनल थॉट्स एंड इमोशंस। कोई भी थॉट्स आ रही हैं, कुछ इमोशंस फ़ील हो रहे हैं, तो इंसान को ऐसा लगता है कि अगर सपोज़ गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है, तो मैं गुस्से में इतना पागल ना हो जाऊँ कि कहीं मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, किसी को नुकसान पहुँचा दूँ। क्यों कुछ भी अगर इमोशन फ़ील हो रहा है या कुछ भी थॉट है, तो उससे इतना डर जाना कि जैसे उनका कंट्रोल ही चला जाएगा। तो जो लोग शुरू से ही अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के बारे में इतने अवेयर नहीं होते कि थॉट्स है, इमोशंस तो आते हैं और चले जाते हैं। दोनों की नेचर ऐसी है कि वो आते हैं, अपने आप पैदा होते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो निकल जाते हैं। वो आपकी रियलिटी को नहीं बता रहे हैं, और कोई भी थॉट आना या कोई भी इमोशन आने में इतनी पावर नहीं है कि आपका कंट्रोल चला जाएगा। नहीं, चाहे वो इमोशन कितनी भी इंटेंसिटी के साथ आए, तभी भी आप अपने कंट्रोल पे आराम से रह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को शुरुआत में इन चीज़ों के लिए एजुकेट नहीं किया जाता, अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, इमेजेस, इमोशंस जो भी होते हैं, उससे भी डरते हैं, और फिर उसे डरने की वजह से वो उसे करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और बस यहीं से क्या होता है, ओसीडी की शुरुआत हो जाती है। कंडीशनल सेल्फ वर्थ। अगर मेरे मन में अच्छे थॉट्स आ रहे हैं या मुझसे कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं अच्छा इंसान हूँ, और नहीं तो मैं बुरा इंसान हूँ। अगर मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो सर्टेनली मैं बुरा ही इंसान हूँ। अपनी आइडेंटिटी को उससे आपने जोड़ लिया। देखिए, कोई थॉट्स, कोई इमोशंस आपकी वर्थ थोड़ी ना डिफाइन करते हैं, और किसी भी अच्छे से अच्छे इंसान से भी कभी-कभी कोई भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझसे कभी भी कुछ गलत होना होना नहीं चाहिए, या मेरे मन में कोई भी इस तरीके का थॉट नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो ये ज़रूर मेरा ही कसूर है, मेरे ही मन में कोई पाप है, ये सब मेरे ही कर्मों की कोई सज़ा है, और आप उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक कर लेंगे, अपने लिए इतना नेगेटिव हो जाएँगे, इतना क्रिटिसाइज़ करेंगे अपने आप को। बिल्कुल ही आप अपनी वर्थ, अपनी रिस्पेक्ट, अपने लिए सब ग्रेस ख़त्म ही कर देंगे। तो उससे भी क्या होगा कि आप ना हर समय इतना स्ट्रेस में रहेंगे, और आपको हर समय बस एक चेज़िंग सी रहती है ना, कि बस थॉट आए तो बिल्कुल अच्छा थॉट आना चाहिए, वो थॉट आना चाहिए जो मेरी सेल्फ वर्थ को बढ़ाए। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे मन में किसी भी तरीके का थॉट आ सकता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हर समय हमारे अंदर जा रही है। तो उसमें कुछ थॉट्स ऐसे भी आ जाते हैं जो आपकी वैल्यू से अलग होते हैं, जो आपके बिलीफ से अलग होते हैं, जो हमें अच्छा, ये बुरा, सही, गलत बताया होता है, उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं जो गलत है, जो बुरा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई थॉट आ रहा है या कोई भी अंदर इमोशन किसी वजह से आया है, कोई अंदर इमेज बन गई है, तो उससे आप अपनी वर्थ को घटाते बढ़ाते रहें। नहीं, आप अलग हैं, आपके अंदर आने वाले थॉट्स, आपके अंदर पैदा होने वाले इमोशंस अलग हैं।
तो जब भी इस तरीके से किसी की भी कंडीशनल सेल्फ वर्थ जो है ना होती है, तो वहाँ पर भी ओसीडी का बहुत हाई रिस्क रहता है। इसी तरीके से अर्ली एक्सपोज़र टू क्रॉनिक एंग्ज़ायटी, शुरुआती सालों में लगभग बचपन में ही कुछ ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में बच्चा रहा है जहाँ पर उसको कुछ डर लगते थे, एंग्ज़ायटी फ़ील होती थी। हो सकता है पेरेंट्स की बहुत फाइट होती हो, कुछ और बहुत स्ट्रगल फाइनेंशियल या कोई सोशल रेपुटेशन की स्ट्रगल चल रही थी, स्कूल में कोई बुली का केस हुआ हो या कुछ भी और हो सकता है कि कोई ट्रॉमा किसी के पास कुछ भी, जिसकी वजह से शुरुआत से ही बॉडी एंड माइंड एक एंग्शियस ज़ोन में रहते थे और बॉडी ने भी एक सर्वाइवल मोड में रहना सीख लिया। नर्वस सिस्टम कभी उतना काम हुआ ही नहीं। तो शुरुआत से ही अगर कुछ लोगों को एंग्जाइटी के इस तरीके के एपिसोड्स होते हैं या एक लगातार ही उनके अंदर एहसास बना रहता है, क्रॉनिक एंग्जाइटी होती है, तो वो भी बाद में चलकर ऑब्सेशंस में, कंपल्शंस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ओसीडी एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है। सप्रेस्ड एंगर एंड असर्टिवनेस, बहुत सारे लोगों के अंदर ना बहुत गुस्सा दबावा होता है, और जब गुस्सा दबा हुआ होता है या कोई और भी इमोशन ऐसे जो भी पेनफुल था वो दबा हुआ होता है, उसको अलाउ नहीं होता कि नहीं, गुस्सा करना तो गलत बात है या इस इमोशन को एक्सप्रेस करना गलत बात है। उसकी कंडीशनिंग ऐसे हुई भी होती है कि वो ना नहीं कह सकता या फिर वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो वो जब अंदर अंदर इमोशंस दबे हुए होते हैं, तो फिर हमारे अंदर की केमिस्ट्री उसी हिसाब से बिगड़ जाती है, और फिर वो सप्रेस्ड एनर्जी एकदम से एग्रेशन के सडन अनवांटेड एपिसोड्स के सामने आती है। बहुत सारे लोगों को हार्म करने के थॉट्स आने लग जाते हैं ना, तो चाहते नहीं है हार्म करना, क्योंकि जिस इंसान के लिए आ रहे होते हैं उस इंसान ने उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं होता है, तो उनको और दुःख होता है, उनको गुस्सा आता है। कई बार सेल्फ हार्म के थॉट्स आने लग जाते हैं। कई बार ऐसे कि मैंने किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया। अलग-अलग तरीके से अगर कुछ भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस की एनर्जी सप्रेस्ड होती है, या कोई भी पर्सन हमेशा दबा-दबा सा, घुटा-घुटा सा रहा हो, तो उसके अंदर कुछ सेक्सुअल इम्पल्सेस, कुछ हार्म के थॉट्स, किसी भी तरीके के ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स बन जाते हैं। थॉट एक्शन फ्यूजन बिलीफ, कुछ लोगों का ऐसा बिलीफ होता है कि अगर थॉट आ रहा है तो ऐसा एक्शन हो ही गया है, ऐसा हो ही जाएगा, जबकि थॉट्स आने से ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होता कि अब ये हो ही जाएगा। थॉट जस्ट थॉट्स हैं, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर वो थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का क्या नतीजा होता है, उनको हर थॉट सही लगने लग जाती है। उनको लगता है कि ये थॉट आ रही है तो ये वार्न कर रही है, ये कोई मैसेज लेकर आ रही है। थॉट को सीरियसली लेते हैं, थॉट को फिर करेक्ट करना, उसको रिप्लेस करना, अवॉइड करना, रीअश्योरेंस लेना, किसी भी तरीके की कंपल्सिव बिहेवियर में एंगेज होना, मतलब हर संभव कोशिश करना कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनको तो लग ही रहा होता है ना कि हाँ, ऐसा अब हो ही जाएगा। पर वो अब इस कोशिश में लग जाते हैं कि ऐसा ना हो, उसे रोकने की कोशिश करना। तो उस चक्कर में वही फँसते चले जाते हैं। ये तो दलदल है। जितने आप गहरे जाते हो और गहरे उतरते चले जाते हो। और है एक्सेसिव नीड फॉर इमोशनल कंट्रोल। कुछ लोगों में ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कभी भी ना सैड नहीं फ़ील करना चाहिए, एंग्री फ़ील नहीं करना चाहिए, मैं कभी बैड नहीं फ़ील करना चाहिए। जब भी फ़ील करें बस अच्छा-अच्छा ही फ़ील करना चाहिए। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम हर तरीके के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, और सारे ही इमोशंस को नेम देकर, उनको अलग से लेबल करके, उन्हें एक्सपीरियंस कर कर हम आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं, और यही हम ह्यूमन्स की ब्यूटी है। लेकिन बहुत सारे लोग ना अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना, अपने अंदर अगर कुछ भी उनके अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा होने की कोशिश कर रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी से नाराज़गी, कुछ भी, तो उसको ना दबाने की, कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जब भी आप आर्टिफिशियली कोई भी पॉजिटिव इमोशन को भी मेंटेन करने की कोशिश करोगे, आप फेक कर रहे हो, और आप नेगेटिव इमोशन को बिल्कुल सप्रेस करने की कोशिश करते हो।
तो दोनों ही केस में आप अपने नेचुरल स्टेट से हट जाते हो और आप जब कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हो, तो आपके अंदर की केमिकल केमिस्ट्री भी बिगड़ती है और आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस मिसगाइड हो जाती है और यही सब आपको फिर किसी भी डिसऑर्डर का शिकार बना देते हैं। तो आप सारे इमोशंस को मानो कि नेचुरल है, ब्यूटीफुल है, कोई भी इमोशन आए जस्ट उसे नेम दें ताकि आप उसे सेपरेटली अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसे एक्सपीरियंस करें, उसे रिलीज़ करें। आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फँसोगे। इवन अगर आप नेगेटिव से नेगेटिव इमोशंस को भी एक्सपीरियंस करके रिलीज़ कर दोगे, तो वो भी जस्ट पासिंग इमोशंस बन जाएँगे, हार्म नहीं करेंगे क्योंकि ना तो वो आपके अंदर स्टे करेंगे और ना ही आप उन्हें गलत तरीके से बाद में कभी रिलीज़ करोगे और ना ही आप किसी डिसऑर्डर में फँसोगे। नेक्स्ट है शेम बेस्ड कंडीशनिंग। कुछ लोगों की ना बहुत शेम बेस्ड शुरुआत से ही कंडीशनिंग हुई होती है कि अगर उन्होंने कभी शेयर कर दिया कि मन में इस तरीके का थॉट आ रहा है या जैसे मेरे पास एक लड़का है तो उसने बोला कि जब वो छोटा था 11-12 साल का तो उसको एक लड़की अच्छी लगने लग गई थी। उसने ना बोल दिया इस तरीके से अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने, तो उसको समझ नहीं थी तो छोटा बच्चा है 11-12 साल का कितना होता है, तो उसने बोल दिया ऐसे कि मेरे को तो वो बहुत अच्छी लड़की लग रही है। तो उसको घरवालों ने ही सारे रिलेटिव वगैरह जो 4-5 उस टाइम बैठे थे, उन्होंने ही इतना उसको शेम फ़ील कराया जैसे कितना बड़ा गुनाह वाली बात हो गई है। और उसको कुछ ऐसे शब्द भी बोल दिए कि अभी से ही मतलब वो मैं अभी कैमरे पे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कुछ ऐसे उसको बोल दिया कि उसको ना बहुत शर्म आई। तो कई बार ना क्या होता है कि ऐसे शेम बेस्ड कंडीशनिंग भी हो जाती है बहुत सारे लोग की, तो उनको पहले से ही ऐसा लगता है कि ये कितना शेमफुल है। तो वो शुरुआत में उनके इंटरनल एक्सपीरियंस क्या हो रहे हैं, उनके दिमाग में किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, वो उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सब बता ही नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है ये ना बहुत शेमफुल है अगर मेरे मन में इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। तो इनको फाइट करना, इन्हें हटाना, सब कुछ करना ये सब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर वो धीरे-धीरे ओसीडी के लूप में फँस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस तरीके से सोचना, इस तरीके की कोई फीलिंग आना गलत बात है। जैसे किसी के अंदर एक ग्रोइंग एज में सेक्सुअल अर्जेस आ रही है, तो ये कोई शेम वाली बात थोड़ी ना है, ये तो नॉर्मल है, कुदरती है। लेकिन अगर इसकी कंडीशनिंग शेम से कर दी जाए कि ये बहुत ही बुरा है। जैसे मेरे पास एक लड़का आया ओसीडी के लिए तो उसको सेक्सुअल कोई भी तरीके का कॉन्टैक्ट उस सब के लिए उसको ये बताया कि ये बहुत ही शेमफुल बात है। तो उसके मन में ये बात बैठ गया कि सेक्स इज़ इक्वल टू शेम। बहुत ही ज़्यादा ये ऐसा गंदा है कि अगर हमारे माँ-बाप ने भी किया है या और भी लोग ऐसे करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल एक्ट है। उसको अपने आप पे भी ऐसा लगा कि मैं इस प्रोसीजर के थ्रू क्यों पैदा हुआ? और मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर ये सब चीज़ें भर दी गई थी कि उसको घृणा होती थी, उसको चिढ़ होती थी, गुस्सा आता था ऐसे लोगों पर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पर्सन की ऐसे शेम बेस्ड कंडीशनिंग हुई होती है, वो अंदर से अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस कर रहा था, जैसे इस लड़के की मैं बात बता रही हूँ। तो इसके अंदर नेचुरली सेक्सुअल अर्जेस तो आती ही थी, भई जब बड़ा होगा तो आएँगी ही। अब लेकिन इसकी शेम बेस्ड कंडीशनिंग होने की वजह से इसको ये बहुत शेमफुल लगता था, तो ये अपनी अर्जेस को दबाता था और वो दबाते-दबाते क्या हुआ इसको फिर कुछ समय के बाद इंट्रूसिव थॉट्स आने लगे। इसको इस तरीके के सेक्सुअल थॉट्स आए, अपने ही फैमिली मेंबर के लिए आने लगे या ये किसी भी लड़की को देखता था, तो एकदम से प्राइवेट पार्ट्स पर ऐसा लगता था कुछ समय के लिए इसकी नज़र टिक गई है। तो जब भी कुछ इस तरीके की एनर्जी अंदर विकृत हो जाएगी, तो उसकी इस तरीके के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। और है लैक ऑफ ट्रस्ट इन नेचुरल सेल्फ रेगुलेशन। कुछ लोगों को ना नेचुरल जो सेल्फ रेगुलेशन होता है बॉडी एंड माइंड का, कि अगर कोई इमोशन आया है वो पीक पर जाएगा, अपने आप ही डाउन जाएगा, है ना? जैसे एंग्जाइटी भी होती है ना, होती है, फिर बिल्ड होती है बहुत ज़्यादा, एकदम पीक पे जाती है, फिर डाउन चली जाती है। तो बॉडी माइंड पे कुछ भी हो रहा है तो वो क्या होगा, अपने आप ही हो रहा है और फिर वो अपने आप ही कुछ समय में काम डाउन हो जाएगा। लेकिन ये नेचुरल सेल्फ रेगुलेशन पे कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता
या ये कहो उन्हें आइडिया नहीं होता कि अपने आप होगा। तो वो हर बार ना कुछ एक्टिविटी के ज़रिए उनको ऐसा लगता है कि ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी टेक्निक कुछ लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी एंड माइंड को फ़ोर्सफुली एकदम से वापस नेचुरल स्टेट में लेकर आएँगे। जबकि अगर आप नहीं भी कुछ करेंगे, कभी सपोज़ करो ऐसे ही लग रहा है बॉडी में कुछ पैल्पिटेशन फ़ील हो गई या कुछ अनईज़ी फ़ील हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आपको एकदम से चिंता करके कुछ करना या हर सिम्पटम को एकदम से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना। अपने आप भी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल भी सेट हो जाती हैं। लेकिन जो लोग इस तरीके के प्रोसीजर में एंगेज रहते हैं, तो फिर वो लोग कभी हेल्थ ओसीडी में, है ना, सोमैटिक ओसीडी में इस तरीके से अटक जाते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस उन्हें ही अब अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना है, अपनी हार्ट बीट को रेगुलेट करना है, अपनी गल्पिंग प्रोसीजर को, इस तरीके से बहुत अलग-अलग तरीके से लोग फँस जाते हैं। ओसीडी की मल्टीपल थीम्स होती हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये 10 ऐसे रीज़न्स के बारे में बात करी है, और भी बहुत सारे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इन 10 पर ध्यान दीजिए और इन 10 पर ध्यान देकर अपने आप को फ्री कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी में ये चीज़ें हैं, तो उसे पहले से ही साइको एजुकेट कीजिए कि ताकि वो ऑब्सेशन के लूप में फँसे ही ना। तो इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर याद रखना माय डियर वन्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही बिना किसी दवाई के ओसीडी से फ्री हो जाएँ। कितनी सारी रिकवरी वीडियोज़ देखते रहते हैं ना आप। लोग कितनी साल पुरानी-पुरानी ओसीडी से फ्री होते जा रहे हैं। अगला नंबर आपका है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।